तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे फलों के लिए सेब के बागों का प्रबंधन और तुड़ाई में बरती गई सावधानियां। किसानों के लिए लाभदायक है जैविक सब्जियों की खेती। हरी मटर की सफल खेती के उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। प्रदेश में हमारे बहुत सारे किसान सब्जियों की अगेती किस्मों का चुनाव करके फसलों से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान पवन कुमार ने मटर की अगेती फसल लगाकर काफी उत्पादन लिया है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्होंने फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को किया है, आइए उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं फसल के आय व्यय के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के चांजू से बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बावजूद यहाँ कृषि का कार्य करता हूँ, जो कि हमारे पिताजी और दादाजी पूर्वज करते आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कृषि को ज़्यादा सफल कर सकूँ, जो उनकी कमियाँ रही हैं उसको मैं सुधार सकूँ। तो इसके लिए मैं जितना हो सकूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ मेरे पास कोई 25 बीघे ज़मीन है जिसमें मैंने मटर की बिजाई की थी। तो ये जुलाई लास्ट में मैंने यहाँ पे लगभग बिजाई कर रखी थी। तो अभी मेरा मटर जो लगभग तैयार होने जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक मटर की किस्में जैसे GS10 गोल्डन, पहुजा और अंकुर और आज़ाद P1, P3, ये जो 3-4 वैराइटीज़ थी जो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो सकी, मैंने उसकी यहाँ पे बिजाई की हुई है। तो मैंने जो अपने बीज बोया हुआ था वो अभी लगभग तैयार हो गया है। तो अब मैं इसकी तुड़ाई करवा रहा हूँ। तो ये लगभग 10-15 दिन में निकल जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कितनी एवरेज देता है ये। लगभग हमारी कोशिश यही है कि हम इससे अच्छे से अच्छी जितना हो सके फसल ले सकें, क्योंकि हमें जितना एक यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है हम उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। इतना दूर दराज होने के बावजूद भी हम यहाँ से लगभग अच्छी फसल निकाल रहे हैं। और हमारी फसल अभी बाहर की मार्केट में लगभग अमृतसर में भी अच्छे दाम में बिक रही है। क्वालिटी है हमारी फसल में, लेकिन हमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, जो कि हमें बहुत कम लगभग काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें। अब हमारे कुछ एक ऐसे गरीब किसान हैं जो कि 100 या 150 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते हैं। तो अगर उनको अच्छे बीज और अच्छी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाए तो ज़रूर इसमें 10, 15, 20 गुना जो है ग्रोथ होगी। किसान भाइयों, हमने लगभग अब आज से आप पहले देखो तो यहाँ पे सस्ता बीज जो कि एवरेज उसकी बहुत कम थी, उसकी बिजाई की जाती थी, जो कि उसकी आउटपुट बहुत कम थी, जितने में किसान का गुजारा नहीं हो पाता था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार आया है। हमने अच्छे बीज की बिजाई करी हुई है जिसमें GS10 गोल्डन आता है। तो उसकी हमने बिजाई करी और उसके बाद हमने यहाँ पे बिजाई के बाद खरपतवार की स्प्रे की, जिससे कि घास निकलने में थोड़ी सहूलत होगी। नहीं तो पहले होता था घास ज़्यादा निकल जाती थी, लेकिन अब जब खरपतवार करते हैं उसके बाद यहाँ पे घास बहुत ही कम हुई, जिससे जो पौधा है वो आसानी से बड़ा हो गया। उसके बाद हमने यहाँ 5-6 स्प्रे की, जिसमें हमारा इंट्राकोल, बस्टीन
और कुमानल कैब्रो टॉप आता है, जो कि हमारे पौधे को नष्ट होने से बचाता है और हमें एक अच्छी नस्ल की फसल जो है वो तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो अभी हमने यहाँ पे लगभग अच्छी फसल तैयार कर ली है। और किसान भाइयों देखो, जो मैंने बिजाई की हुई थी इसकी मैंने एक दो तोड़ान कर लिया है, जिसमें जो मेरी लगभग जितना एक मेरा इन्वेस्ट हुआ था उसका लगभग हमने कवर कर लिया है। तो अब जो एक दो तोड़ान होगा वो हमारी जो भी होगी इनकम होगी, तो सीजनली अगर मैं यहाँ से 1.5-2 लाख कमा लेता हूँ तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के बाद उनको ऐसे नहीं कि आप जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक किसान मत बनो। किसान सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा किसान है। हमें अच्छे नस्ल का बीज और स्प्रे उसकी थोड़ी कमी है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है और हमें यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर चंबा जाना पड़ता है। तो किसान के लिए इतने दूर जाना लगभग टफ होता है। तो अगर यहाँ पे हम अपनी कृषि को उन्नति के चरम शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो हमें लगभग अपनी तहसील में एक अच्छा सा कोई ऐसा वो चाहिए जहाँ हमें अच्छे नस्ल का बीज और अच्छी स्प्रे अवेलेबल हो सके, ताकि हम अपनी फसल को बीमारियों से बचा सके और हम अच्छी इसकी एवरेज ले सके। अभी मैंने यहाँ पे लगभग 2 क्विंटल बीज की बिजाई की हुई है, तो अभी मेरी फसल तैयार है। किसान भाइयों, ये हमारी लगभग 3 महीने की फसल होती है और इस फसल में हमने लगभग 1.5-2 लाख रुपए की इनकम कर ली है। सेब के बाग हमारे हिमाचल प्रदेश में व्यापक स्तर पर देखे जाते हैं और इसकी बागवानी करके हमारे किसान काफी लाभ भी कमाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान मनोज कुमार आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सेब के बाग लगा रखे हैं। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए वो बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करते हैं, चलिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। बागवानी और का काम करता हूँ। ये काम मेरे ताऊ और पिताजी करते आ रहे थे, तो अब हम इस काम को संभाल रहे हैं। मेरे पास लगभग 200 के करीब सेब के पेड़ होंगे, उसमें से कुछ फलदार है, कुछ नहीं है, और उसके साथ हम खेतीबाड़ी का काम भी करते हैं। सेबों के में हमें कई बार फ़ायदा भी होता है, कई बार काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि जलवायु इस तरह की है कि कभी मौसम सिर्फ जब फ्लावरिंग होती है उस टाइम बर्फ़ गिरती है और काफ़ी नुकसान होता है। तो कई बार कुछ बीमारियां लग जाती है, जैसे फंगस जैसा हो जाता है, कोई स्कैब लग जाता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे सेबों को जो बीमारियां लगती हैं। उसके लिए हमारे जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग है उनकी तरफ से दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है स्प्रे के लिए। तो कई बार जो दवाइयाँ भी हमें वक्त पे नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे जो सेब होते हैं वो बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं और हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हमारा सेब है ये अभी तो तोड़ा नहीं गया, तो नवंबर 1 वीक में इसका तोड़ान होगा। अभी जो ये तोड़ान होगा तो लगभग मेरे बगीचे से 200 के करीब तो पेटियां भरी जाएगी। लेकिन इस साल कुछ इसका रेट भी कम है, जो यहाँ पे ठेकेदार लोग हैं वो इस साल रेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका साइज इस साल इतना सही नहीं है। तो इस बार लोगों को काफ़ी कम रेट मिल रहा है सेब का। मेरे बगीचे में 2 किस्म की सेब है, एक तो गोल्डन है, एक रॉयल है। गोल्डन का रेट तो उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रॉयल का रेट थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए हमने अभी अपने बगीचे में ग्राफ्टिंग और प्लांटिंग के कारण कुछ अच्छे किस्म के पौधे लगाने, पेड़ लगाए, जिससे हमें फ़ायदा मिले। तो उनमें से कुछ तो अभी फल देने शुरू हो गए हैं, कुछ अभी
फल नहीं दे रहे हैं, लगे हैं शायद 1-2 साल में अगले साल फल दे दें। अभी हमने जो स्पर के पौधे हैं वो लगाए हुए हैं, तो उसमें हमें बताया गया कि 2-3 साल में आपको फल देना शुरू कर देंगे। तो अभी वो लगाया है, देखते हैं कितना फ़ायदा होगा उनसे भी। मैं अपने बगीचे में पेड़ पौधों की काफ़ी देख रेख करता हूँ। समय पर उनको खाद वगैरह जो बताया गया हमें उस हिसाब से देते हैं और उनका तौलिया वगैरह करते हैं। और उनका जो दिसंबर और जनवरी में इन सेबों की हम छटाई भी करते हैं, तो जिससे कि हमें इन साइज में स्पर मिले और उनसे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, अच्छा साइज बने और हमें ज़्यादा लाभ मिले। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप भी अधिक से अधिक सेब लगा के देश को लाभान्वित करें। विभाग से मेरा अनुरोध है कि वो किसानों को समय समय पर इसकी जानकारी देते रहें और हमें जो इन बीमारियों के बारे में बताएं और हमें इनके प्रति सचेत करें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आज के इस बदलते समय और बाजार की मांग को देखते हुए हमारे किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी किसानों के बढ़ते रुझान को देखते हुए समय समय पर किसानों को इसकी जानकारी देते रहते हैं। और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नवीन मल्होत्रा की यह खास रिपोर्ट। सब्जियों की जैविक खेती, उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि, रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। आज भी जैविक पद्धति द्वारा देश में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियों, जहां सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, पिछड़े, पहाड़ी, घाटी तथा आदिवासी वाले क्षेत्र आदि में अपनाई जा रही है। नेशनल अवार्ड मिला है तो कुछ हम हर एक प्रकार की खेती करते थे, तो हमने फिर कुछ
ऐसे ही वैज्ञानिकों से, जैसे अपना कृषि विज्ञान केंद्र है, अपना कृषि विभाग है, जैसे और भी रिसर्च सेंटर है, उनसे वहीं जाते थे तो अपना ट्रेनिंग करते थे, उनसे ज्ञान लेते। तो हमने यही पता लगा भी हमने हमारे समाज में दूसरी सब्जियां खा के, केमिकल की सब्जी खा के आम आदमी भी, बच्चा भी सब बीमार पड़ गया है। हमने उसकी ट्रेनिंग लेके फिर अपने ग्रुप बना के हमने जैविक खेती पे और ध्यान दिया, और जैविक खेती 3 साल से 4 साल से कर रहे हैं। तो जैविक खेती हम हर एक प्रकार की कर रहे हैं। उसमें जैविक खेती मटर हो गया, गोभी हो गई, तोरी हो गई। थोड़ा थोड़ा फिर हमने क्या अपने फार्म पे ले खेत में ग्रुप के हिसाब से तैयार तो कर लिया है। उसका हमने फिर रेट मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्यों आम आदमी को उसको इतना उसका खिलाया नहीं जाए, उसको ऑर्गेनिक के बारे में पता नहीं लगे, तो इतना वो ऑर्गेनिक जैविक सब्जी नहीं खरीदेगा। तो हमने जैसे पूंडरी है जो हमारा आसपास है, बेचना शुरू किया। तो हमने स्टार्टिंग में तो हमने दाम बहुत कम मिले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस भाई ने या किसी ने भी वो सब्जी खा लिया 1 बार 2 बार, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे धीरे धीरे हमारी जो जैविक फसल सब्जी थी उसके दाम भी हमने पूरे मिलने लगे, और उनको उसका खाने का स्वाद भी पूरा मिलने लग गया। सब्जियां विषाक्त होने से मनुष्य स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे घातक व जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, मधुमेह इत्यादि पैदा हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विषाक्तता के कारण सब्जियां भेजने लायक नहीं हैं, जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जैव विविधता, लाभदायक कीट पतंगे जो प्राकृतिक रूप से हमारी मदद करते थे, विलुप्त होते जा रहे हैं, और सागर सब्जियों की स्वाद परिवर्तित होती जा रही है। जैसे किसान मेले लगते हैं, जैसे करनाल किसान मेला लगता है, लुधियाना यूनिवर्सिटी में लगता है, हिसार यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी पंचकुला लगता है, जहाँ भी हमने गुड़गांव लगता है, जहाँ भी हमारे किसान मेले है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो हमने उसमें अपने ऑर्गेनिक सब्जी का हमने अपनी स्टॉल लगाई है। वहाँ पे हमने लोगों को दिखाया है, बताया है, सब्जी उनको दिया है संपर्क करके। तो हमारा ये सब्जी ऑटोमेटिक जब पटियाला जाता है, गुड़गांव जाता है, दिल्ली जाता है। जैविक खेती करने पे मेहनत भी करनी पड़ती है, और थोड़ा जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं, प्रोडक्शन थोड़ा कम होती है, क्योंकि केमिकल तो इसमें डलता नहीं है। तो अभी भी हमारे पे पूरे दाम नहीं मिलते। फिर हम यही सोचते हैं, जब भी मार्केट से दुगना दाम मिलता है हमें, अब भी हमें कोई कठिनाई नहीं, किसान को पैसा बहुत मिलता है, कोई खेती में घाटा की नहीं, मुनाफे की जगह जैविक खेती है। विषमुक्त स्वादिष्ट सागर सब्जियों का सेवन कर हम निरोगी रह सके तथा रासायनिक उर्वरकों से बढ़ती हुई सब्जियों की खेती की लागत कम कर सके। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत। कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नेडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनेमिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। सब्जियों की जैविक खेती के मूल सिद्धांत। जिस प्रकार से किसान भाई सब्जियों की रासायनिक खेती करते हैं, उस प्रकार से कार्बनिक खेती करना असंभव है, क्योंकि पुरानी खेती में खेत के एक ही भाग में कई वर्षों तक एक ही परिवार के सागर सब्जियों की खेती की जाती थी, और कीट व्याधियों का नियंत्रण विभिन्न प्रकार के जहरीले कीट व रोगनाशकों से किया जाता था। परंतु कार्बनिक खेती में यदि ऐसा किया गया तो शायद पैदावार के नाम पर कुछ भी लेना संभव नहीं होगा। अतः इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। गर्मी के दिनों में अप्रैल मई खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए, ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए, ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए, ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए, ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए।
गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य, जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। डीएपी की जगह एक जो है जिसको किसान भाई जो है इग्नोर करते हैं ना, सिंगल सुपर फास्फेट। हालांकि सिंगल सुपर फास्फेट में 16% ही फास्फोरस है, फिर भी ये दूसरे दृष्टि से हम अगर देखें तो इसमें कैल्शियम और सल्फर, फास्फोरस के अलावा कैल्शियम और सल्फर, इसमें 20% कैल्शियम है, 18% सल्फर है, 3 तत्वों की पूर्ति करता है। अंतर यह है कि इसका जो है प्रयोग अगर किसान भाई 10 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इसकी जगह पे 3 गुना प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 16% है और डीएपी में 46% फास्फोरस है, इसलिए इसका 3 गुना प्रयोग करना चाहिए। इससे कैल्शियम और सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। अगर यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट तथा पोटास का प्रयोग तीनों को मिक्सचर बना के एक निश्चित प्रोपोर्शन में मृदा परीक्षण के आधार पर जो संस्तुत मात्रा है उसका मिक्सचर बनाते हैं तो 5 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और जो है और फसल की उत्पादकता जो है काफ़ी वृद्धि होगी। पर्यावरण की रक्षा, उचित जो है ऑप्टिमम पोषक तत्व प्रबंधन होगा। इस तरह से जो है हमारी फसल को जो है रोग और कीड़ों से बचाव होगा। अगर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को हम एप्लीकेशन करते हैं, लागत कम होगी, फसल की उत्पादकता ज़्यादा होगी और मृदा का भी स्वास्थ्य बना रहेगा। किसान भाइयों, जैसा कि हमने देखा भी है और बहुत से किसानों को भी हमने ये समझाया भी है कि अगर वो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का मिक्सचर बना करके अप्लाई करते हैं तो जो है 20 से 25% जो है डीएपी की तुलना में जो है लागत में कमी आ जाती है। अगर आप जो है यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास का मिक्सचर बनाते हैं तो डीएपी की जो 1200 रुपये में एक 50 किलो का कट्टा आता है, उतने में ही 3 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट आपको मिलेगी और पोषक तत्व जो है 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे।
इस प्रकार से जो है आपकी लागत कम होगी और पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु लहसुन की वैज्ञानिक तरीके से खेती। अधिक मुनाफे हेतु प्याज और बंद गोभी की दोहरी नर्सरी तैयार, पर जानकारी। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।